सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा गैरी बैलेंस। तो टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए जिम्बाब्वे के गैरी बैलेंस 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अभी जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए ये उनका पहला शतक था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। इंग्लैंड के लिए खेलते हुए उन्होंने टेस्ट में 4 शतक लगाए हैं। फिर 2022 में उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से खेलना शुरू कर दिया और अभी जिम्बाब्वे की तरफ से उन्होंने शतक लगाया। अच्छा, हमने कहा 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। तो पहले कौन थे? साउथ अफ्रीका के केपलर वेसल्स थे। उन्होंने एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक बार साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए शतक लगाया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। जैसे कि शुभमन गिल की बात करें तो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले वो दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे और ऐसा करने वाले वो 5वें भारतीय खिलाड़ी बने थे। और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है इंग्लैंड के बेन स्टॉक को, जबकि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नेट साइवर को। ये इंग्लैंड की ही है और नेट साइवर महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुनी गई हैं। बाकी आपसे पूछे, अभी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली? पाकिस्तान के बाबर आजम को, जबकि राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिली है नेट साइवर को। और बाबर आजम की बात करें तो मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है उनको। अच्छा, मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। जबकि वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है ताहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया की है। जबकि वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है रेणुका सिंह को। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है आसिफ शेख को, ये नेपाल से हैं। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 फरवरी को। तो हर साल 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस बार ये इसका 20वां संस्करण है। और इंटरनेट से एक और डे होता है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, वो 29 अक्टूबर को होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया, तो आंसर होगा कोलकाता का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो। अगर आपसे पूछे अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा केरल है। और इस परियोजना का नाम है के फोन, मतलब केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बीके सिंगल को, जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। वैसे अभी फरवरी में कौन कौन से डे मनाए हमने? एक तो 1 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था और 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया था। और हाँ, मैं बता दूं, अभी जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम था उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। मुश्किल से 9-10 मिनट का वीडियो है। और इसी तरह से टॉपिक वाइज में भी मंथली वाइज वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दी है। मतलब जनवरी के अभी तक 4 टॉपिक वाइज वीडियोस आ चुके हैं आपके पास, अपॉइंटमेंट्स पे, स्पोर्ट्स पे, अवार्ड्स पे और ये डेज वाला भी। तो इन्हें आप देख लेना और इनकी क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी बढ़ते आगे। और अगर इन वीडियोस को रेस्पॉन्स मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो आगे के मंथ के भी हम इसी तरह से टॉपिक वाइज इसको तोड़ा करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे आप फरवरी महीने के अवार्ड्स पढ़ना चाहते हो तो वो आपको एक साथ एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। उसके एक साथ ही आपको एक जगह क्विज मिल जाएगी, जिसमें आपके 1 महीने के ही अवार्ड्स बोल दो, अमेंडमेंट्स बोल दो, मिलिट्री एक्सरसाइज बोल दो, उस महीने में जो भी हुई है वो आपको मिल जाएगी। ये फायदा आपको हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो भी बनेंगे और जो आपको चाहिए वो उसमें मिल जाएगा। लंबा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो चाहो वो मिलेगा बस। पर रेस्पॉन्स रहना चाहिए, आप लोग इसे शेयर जरूर करें। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी लॉन्च की है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी ने। तो ब्रिटिश भारतीय लेखक है सलमान रुश्दी, जिन्होंने अपनी नई किताब लॉन्च की है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। ये किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है जो एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। यह उपन्यास मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है। अच्छा, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस का नाम न्यूज में था। अभी इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम से बुक लिखी। और डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी की बात करें
तो ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी है। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने मिलते जुलते नाम थे साथ में दे दिया, आप कंफ्यूज ना हो। अरविंद मंडलोई की बात करें, जादूनामा नाम से बुक लिखी है इन्होंने, जावेद अख्तर के ऊपर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा गूगल। तो गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम होगा बार्ड। बार्ड का मतलब होता है शायरी या फिर कवि। अच्छा, इसे क्यों लॉन्च कर रहा है गूगल? एक्चुअली में अभी माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। ये एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो गूगल सर्च इंजन की तरह ही काम करता है। और इसकी पहले फुल फॉर्म की बात कर ले, चैट जीपीटी की, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, तो फुल फॉर्म होती है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब इससे फायदा क्या है, ये इसमें होता क्या है? तो जैसे कि आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह लिंक वगैरह आ जाते हैं, फिर आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के अपना कंटेंट देखते हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको। जैसे कि मुझे फ्रेंड के ऊपर एक निबंध लिखना है, तो वहां तो आपको सर्च करना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट खुल जाएगी जैसे मैंने आपको बताया। वहां जाकर के किसी से 4 लाइनें किसी की ले ली, फिर दूसरी वेबसाइट में जाकर के 4 लाइनें वहां से ले ली, फिर आपने उसको नोट कर लिया, ऐसे तैयार हो गया आपका निबंध। लेकिन यहां पे क्या होगा, चैट जीपीटी में जैसे आपने बोला मुझे फ्रेंड के ऊपर निबंध चाहिए, तो वो पूरा निबंध आपको आपके सामने लिख करके देगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। आपको कहीं जाके सर्च करने की जरूरत नहीं, अलग अलग वेबसाइट नहीं दिखाएगा कि यहां चले जाओ वहां चले जाओ, ये 10 वेबसाइट है जो निबंध के ऊपर बात कर रही है। वो लिख करके बकायदा आपको शुरुआत से एंड तक लिख करके दे देगा कि भैया ये रहा निबंध, ये लो, खत्म काम, टाटा बाय बाय। और ये भी काफी चर्चा में, काफी फेमस हो रहा है। अभी नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया और काफी फेमस भी ये हो गया। तो इसके बाद से गूगल टेंशन में आ गया कि कहीं ये हमें रिप्लेस ना कर दे, तो गूगल ने इसी को टक्कर देने के लिए ये बार्ड नाम से चैट बॉट लॉन्च कर दिया। तो इतना सा आप ध्यान रखना, क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया। बाकी थोड़ा सा जानकारी मैंने चैट जीपीटी के बारे में भी आपको दे दी। कई बार पूछ ले कि किसने लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, एक चैटबॉट अभी एक और लॉन्च हुआ था, अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उसको लॉन्च किया था, व्हाट्सएप चैटबॉट। क्या नाम है उसका? बाल मित्र नाम है। देखो, गूगल की बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर 2 जने थे, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। और गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फाबेट ने एक नई रोबोटिक कंपनी को लॉन्च किया था, बता सकते हो किस नाम से? तो आंसर होगा इंट्रेंसिक। ये क्या करेगी? इंडस्ट्री में काम आने वाले जो रोबोट्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है ये कंपनी। और गूगल से आपको याद होगा, इसने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नाम से। और जो गूगल है ये दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल का निर्माण भी करेगा, जिसका नाम ये रखेगा फर्मीना। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल में किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा फोन पे। तो अभी फोन पे ने भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू किया है। मतलब अभी तक आप भारत में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते थे, भारत में कहीं पर भी कर लो, लेकिन अब इंटरनेशनली भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी फैमिली विदेश में घूमने चली गई, मान लो नॉर्वे घूमने चल गई, आइसलैंड चल गई, आपको नहीं लेके गई क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं ना, इसलिए आपको घर पे छोड़ गई, पर वहां पे उनके पास मौज मस्ती करते करते पैसे खत्म हो गए, तो अब आपको फोन करते कि भैया पैसे भेज। तो अब आप यहां से घर बैठे बैठे फोन पे के थ्रू भारत के बाहर भी पैसे भेज सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा, तभी हमने कहा इसको। और भारत में ये पहली बार शुरू की है, किसने? फोन पे ने। तो ये आप याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उसका उत्तर दो कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इनकी फुल फॉर्म बताओ। जैसे कि यूपीआई पूछ लेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपने बोला। भीम आपसे पूछ लेंगे, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत मनी इंटरफेस। आरटीजीएस, ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एक एनईएफटी भी पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएफएससी भी पूछा जाता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसी तरह से पूछे कि एमसीएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। एनपीसीआई पूछे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और नाबार्ड की पूछते हैं,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भी ध्यान रखना, सारी इंपॉर्टेंट बताई मैंने आपको। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा नेपाल। याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो यह है युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। इसे पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, मतलब उन युवाओं को देश भर का भ्रमण करवाया जाएगा और अलग अलग प्रदेश के जो कल्चर एक्टिविटीज हैं उनसे उनको रूबरू कराया जाएगा। और आप कह सकते हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसे अभी लॉन्च किया गया है। उद्देश्य समझ में आ रहा है आपको कि जो पूर्वोत्तर राज्य के युवा हैं वो पूरे भारत की संस्कृति को जान सकें, वो अपने को अलग थलग महसूस न करें, वो जुड़ा हुआ महसूस करे, पूरा एक भारत समझे वो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां पे होगी, तो आंसर होगा शिलोंग में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहां पे मनाया जाता है शिलोंग में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में। और अभी अप्रैल 2023 में पर्यटन मंत्रालय पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे करेगा, तो आंसर होगा नई दिल्ली में ही। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहां पे आयोजित हुआ था, तो भी आंसर होगा नई दिल्ली में। अभी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को भी शुरू किया था। और भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा, किशनगंज दिल्ली में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पे बनेगा, दिल्ली में। ध्यान रखना ये पॉइंट। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। और इसका उद्देश्य है उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध करवाना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। तो इस पोर्टल के थ्रू परिवार अपनी आईडी बना सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे कब होता है, तो आंसर होगा 15 मई को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब होता है, तो फिर आंसर करना 1 जनवरी को। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो इसकी कैपिटल क्या होती है, लखनऊ है। और किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खुली गई, लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां बना, लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर एक बुक लिखी है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा 31 हैं, विधानसभा 403 है और विधान परिषद 100 है। अच्छा, अगर आप मैप में देखोगे तो ये यूपी रहा। अगर बात करें इससे कौन कौन से राज्य टच करते हैं इसकी सीमा को, तो 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश हो गया। 8 राज्य कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और एक देश है नेपाल। ये जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के बना था सन 2000 में। इसका राजकीय पक्षी सारस है। पशु है बारहसिंगा जो मध्य प्रदेश का भी है, याद रखना। राजकीय वृक्ष अशोक है। पुष्प है पलाश का जिसको वन की ज्वाला, वन की आग भी कहा जाता है। और राजकीय फल है आम। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। पहली महिला मुख्यमंत्री कह दूं या देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कह दूं, सुचिता कृपलानी थी। और उसी तरह से पहली महिला गवर्नर बोल दूं या देश की पहली महिला गवर्नर बोल दूं, सरोजिनी नायडू थी। एक एटॉमिक पावर प्लांट आपको यहाँ पे मिलेगा, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आपको यही मिलेगा ग्रेटर नोएडा में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेगा। पंचमहल भी यहीं पर मिलेगा। जामा मस्जिद भी आपको यहाँ मिलेगी और सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में ही है। नेशनल पार्क की बात करोगे तो दुधवा नेशनल पार्क हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको यहाँ हो गया। अच्छा, 2 करंट अफेयर्स के और 2 स्टैटिक प्रश्न बनते हैं यहाँ से, मतलब ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न होगा और स्टैटिक प्रश्न भी है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे कि भारत का तो 53वां 53rd नंबर का और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो आंसर होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पीलीभीत और अमनगढ़। और अभी भारत का 33वां 33rd नंबर का और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन सा बना, तराई एलिफेंट रिजर्व। और पूछे कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं या लेदर सिटी, तो आंसर होगा कानपुर को।
अच्छा, ये तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी 5-6 महीनों के अंदर अंदर हमने पढ़े थे। जैसे आपसे पूछे, अभी उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया? 24 जनवरी को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण अभी 2023 में होगा, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश ने ही समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया और अभी शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेजों में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज बोलोगे तो राजस्थान में है। अच्छा बताओ, हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? भरतौल है। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहां पे लॉन्च की गई? गाजियाबाद में। किसने? केवीआईसी ने। आप जानते हो भारत की अभी सबसे लंबी नदी यात्रा ये शुरू हुई वाराणसी से शुरू हुई थी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए, और उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये बनेगा नोएडा में। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वाराणसी में। वाराणसी से याद आएगा कि अभी रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर आपका वाराणसी ही है। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी वाराणसी बनी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2041। अभी उत्तर प्रदेश ने ही संभव पोर्टल भी लॉन्च किया था और सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। अच्छा, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पे बना? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो रामपुर है उसका एक पटवाई गांव है वहां पे। और याद रखना, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आपका आगरा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा गुलमर्ग में। तो अभी भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। तो कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोला हुई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया है। और आपको बता दूं, 2 साल पहले इसी होटल ने गुलमर्ग में एक स्नो इग्लू बनाया था और बताया था कि वो एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। बात करें इस ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट की, तो इसमें एक बार में 8 लोग बैठ सकते हैं। और ग्लास से आपको याद आएगा, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे बना था? वियतनाम में, जिसका नाम रखा था व्हाइट ड्रैगन, जिसकी लंबाई थी 632 मीटर। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करना। यूं समझो ये आपका टेस्ट हो रहा है, लाइव टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। अभी एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहां पे खोला गया? कर्नाटक में, कर्नाटक के तुमकुरु में। चलो बताओ, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पे हुआ? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। चलो बताओ, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? केरल का वायनाड। और बताओ, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? चलो ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, आप बताओ इसको। मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, अभी देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा कोल्लम, ये भी केरल का है। और दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई? बीजेपी। और देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना? केरल। और विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय ये बना है केरल में ही। और बताओ, भारत में अपनी तरह की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पे स्थापित होगी? पुणे में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उत्तर देना कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे खुला? और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला अभी कौन सा बना था? और ये वही जिला है जिसका एक पुलिस स्टेशन अभी न्यूज में था, अगर याद हो तो वो भी बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मोबीक्विक। तो अभी मोबीक्विक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया है। इसमें रुपए क्रेडिट कार्ड अब सीधे यूपीआई आईडी से जुड़ गए हैं। तो अब मोबीक्विक ग्राहक जो कस्टमर हैं वो यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई पिन का उपयोग करके व्यापारियों को आसानी से भुगतान कर सकते हैं। और ये सुविधा केवल मोबीक्विक के ग्राहकों के लिए है जो एक आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करती है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव ने। हमारे रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव।
अभी इन्होंने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव को शुरू किया है। ये देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए महीने भर चलने वाला एक डिजिटल भुगतान अभियान है। ये अभियान विशेष रूप से लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बंगलुरु जैसे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा अभी। पहले प्रश्न का उत्तर दो कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा केरल। अगर आपसे पूछे देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल का पुल्लमपारा। अगर आपसे पूछे भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहां पे लॉन्च हुआ, बंगलुरु में। अगर आपसे पूछे भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय फूड म्यूजियम ये कहां पे लॉन्च हुआ, तमिलनाडु के तंजावुर में। अगर आपसे पूछे भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत कहां पे शुरू हुई, राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा गुजरात के हाई कोर्ट में। और अगर आपसे पूछे कि पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए अभी एक प्रोजेक्ट एलोरा ये किसने शुरू किया था, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए। ये सारे करंट अफेयर्स के मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न हैं। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सेशन पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों के साथ में अपने हर स्टडी ग्रुप में से शेयर कर देना। आप शेयर करते हो, व्यूज बढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मुझे भी कंटेंट तैयार करने में मजा आता है और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देने में मैं उत्सुक रहता हूं। लेकिन अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, व्यूज नहीं बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, तो फिर वो मोटिवेशन ही नहीं आता है अंदर से। और जब तक मोटिवेशन किसी काम को करने में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, और वो मोटिवेशन की चिंगारी आप ही लगा सकते हो। तो जम के शेयर करना वीडियो को। अभी हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, इसको ये ट्रक है, इसको पेश किया, तो आंसर होगा रिलायंस ने। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है, तो आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, अभी भारत किसके साथ निसार उपग्रह बना रहा है, तो आंसर होगा नासा के साथ। इसे भारत से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, वीपी नंद कुमार को। और अगला प्रश्न है, प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वीर दास। अगला प्रश्न है, अभी किस देश के कामरान अकरम ने क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी, पाकिस्तान। और अगला प्रश्न है, अभी किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया, नताशा पेरियान यागम को। फिर बताओ, एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने खुद का नाम बदल के क्या कर लिया, जूनो जनरल इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, अभी एनबीए लीग में सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, लेब्रॉन जेम्स। फिर बताओ, अभी किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता, तो आंसर होगा एनटीपीसी ने। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री फिर से कौन बन गए, तो आंसर होगा लियो वरादकर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ, 9 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है प्रीतम कुमार ने, कांग्रेचुलेशन प्रीतम। फिर सुमित हैं, फिर महेंद्र, सोवा रानी और अभी। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और बाकी सभी स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि क्विज जरूर लगाया करें। किसी को नहीं पता तो बता दूं क्विज का बेनिफिट क्या है। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनका तो क्विज मिलेगा, इसे इनकी प्रैक्टिस तो आप करोगे, इसे साथ में पुराने महीनों का भी। और पुराने महीनों से आप मान के चलें पिछले 6 महीने तक के, और पुराने महीनों से आप मान के चले पिछले 6 महीने से 5-6 करंट अफेयर्स कहीं से भी उठा करके मैं उसमें जोड़ रहा हूं। तो साथ के साथ आपका कल का भी रिवीजन हो रहा है और पुराना भी रिवीजन हो रहा है। तो प्रैक्टिस आपको इसी तरह करनी पड़ेगी। सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, क्विज बना रहा हूं, क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहा हूं, आपको तो लगाना है। 2 मिनट तो दो अपने। फिर कब रिवीजन करोगे? अगर साथ साथ छोटे छोटे पार्ट में आप रिवीजन करना स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर क्या एक साथ लेके बैठोगे? तो कहते हैं ना, खाना हो या नॉलेज, धीरे धीरे खाओगे तभी पचेगी और ज्यादा बेनिफिट उसका तभी मिलेगा। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पे उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।